नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम बिंदास और एकदम शानदार। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विरंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप लोग सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्लास आपकी शुरू हो गई है। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम और सभी को जय हिंद जय भारत। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? एम आई ऑडेबल ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी साथियों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। साउंड कम है तो मैं बहुत तेज़ी से बोलूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा धीरे बोल रही थी, इसलिए आपको साउंड कम लग रहा होगा। अब बताओ, अब साउंड सही है? अब चीज़ें सही दिख रही हैं आप लोगों को? तो चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी प्यारे दोस्तों को, नमस्कार सभी को। आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो भाई आज रेस्पिरेटरी सिस्टम की लास्ट क्लास है, इसके बाद मंडे से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों हम लोग हेडिंग डालते हैं एक बार फिर से, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोगों का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर सके अच्छे से। ठीक है, तो जो श्वसन तंत्र होता है, इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पहले पढ़ ली हैं कि भाई आपके शरीर में एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुँचाता है और ऑक्सीजन पहुँचकर ग्लूकोज को बर्न करती है और उससे आपको फिर एनर्जी मिलती है। तो ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने हमारी फेफड़ों की स्थिति, डायफ्राम, आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग किसकी? हम वायवीय और अवायवीय श्वसन की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, आर्मी में भाई मेरा भाई सेलेक्ट हो गया आप लोगों की वजह से, सपना बता रही है। बेटा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, तो आपको मेहनत भी ज़रूर करनी पड़ती है, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, असली मेहनत आपकी होती है बेटा। ठीक है, चलो अब आओ आगे बात कर रहे हैं। उमेश, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो वायवीय और अवायवीय श्वसन की ही हमारी चर्चा चल रही थी, तो हम फिर से बहुत सी चीज़ें वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। भाई अवायवीय जिसको आप लोग कहते हो एनएरोबिक, सॉरी मतलब वायवीय जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक कहते हैं, एरोबिक। क्लियर? और दूसरा क्या था भाई? अवायवीय श्वसन, जिसको हम लोग कहते थे अवायवीय, अवायवीय जिसको एन एरोबिक के नाम से जाना जाता है, एन एरोबिक। ठीक है, अवायवीय श्वसन, एन एरोबिक। तो अब इन दोनों से हमने पिछली क्लास में क्या कुछ पढ़ लिया कि भाई ये क्रैब साइकिल है, इसको हम क्रैब चक्र बोलते हैं। ये आप लोगों का क्या है? वायवीय श्वसन, इसको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर ये क्रैब साइकिल जो है काम करती है। ठीक है, किस तरीके से आपके शरीर में जो क्रैब चक्र होता है वो काम करता है। तो आइए अब हम थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ते हैं और क्रैब चक्र और क्रैब साइकिल के बारे में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताती चलती हूँ। ठीक है, चलिए, तो जब हम इन दोनों रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आप लोग बताओगे कि एक साइकिल होती है जिसको हम कहते हैं क्रैब चक्र यानी कि क्रैब साइकिल। ये क्या है दोस्तों? इसको हम लोग TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है, तो मैंने बताया था कि हम लोग जो क्रैब चक्र होता है, क्रैब चक्र किसको कहते हैं? क्रैब चक्र वायवीय श्वसन को कहते हैं। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि वायवीय श्वसन से संबंधित चक्र कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन से संबंधित चक्र कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन से संबंधित जो चक्र होता है वो है आप लोगों का क्रैब साइकिल यानी कि क्रैब चक्र। मैंने आपको बताया था कि क्रैब्स नाम के साइंटिस्ट ने वायवीय श्वसन की खोज करी थी उन्हीं के नाम पर इसे हम लोग क्रैब चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये है भाई क्रैब चक्र। ठीक है, ठीक है, गरीब का भी कमेंट पढ़ लो,
आदित्य जी ऐसे आपके जैसे गरीब हम भी हैं बेटा। तो सब बराबर ही हैं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। असलियत में हमारे कर्म हमें गरीब और अमीर बनाते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, क्रैब्स चक्र जो होता है ये वायवीय श्वसन के अंदर आता है। अब इसी को हम लोग टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिल साइकिल भी कहते हैं बेटा। तो ट्राई कार्बोक्सिल साइकिल ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। ट्राई कार्बोक्सिल चक्र भी कहते हैं भाई इसको, ट्राई कार्बोक्सिल चक्र, ठीक है। तो किसको कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिल चक्र? ये वायवीय श्वसन को, एरोबिक रेस्पिरेशन को, और एरोबिक रेस्पिरेशन को ही क्रैब चक्र कहते हैं। मैम क्यों क्यों कहते हैं इसको ट्राई कार्बोक्सिल, या इसी का एक और नाम है? जल्दी बताओ सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में। मैंने पिछली क्लास में आपको वायवीय श्वसन के 3 नाम बताए थे, 2 नाम आपके सामने हैं। इसको क्रैब चक्र कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिल साइकिल कहते हैं। तीसरा नाम क्या है इसका, जल्दी बताओ। तीसरा नाम क्या है इसका, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ भाई। आप फटाफट बताएं कि क्रैब चक्र को, वायवीय श्वसन को, ट्राई कार्बोक्सिल साइकिल को हम किस और नाम से जानते हैं? मैम सबके नाम बेटा, सबके नाम हिंदी में लिखे हुए हैं, सबके नाम हिंदी में लिखे हुए हैं बेटा, ठीक है। चलो अब बताओ आप लोग क्या कहते हैं इसको? सिट्रिक एसिड, बहुत बढ़िया। इसी को हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसी का तीसरा नाम है सिट्रिक अम्ल चक्र। क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बनता है सिट्रिक एसिड। तो आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वायवीय श्वसन के अंदर, वायवीय श्वसन जो होता है इसमें जो आप लोगों का किस प्रकार का एसिड है जिसका निर्माण होता है? तो सीट्रेट बनता है इसमें, मतलब सिट्रिक एसिड बनता है। तो आप लोग बताओगे कि ये जो वायवीय श्वसन होता है इसमें जो क्रैब चक्र है इसमें सबसे पहला बनने वाला जो उत्पाद होता है वो सीट्रेट होता है, ठीक है। यही सीट्रेट फिर आइसोसीट्रेट में टूटता है, आइसोसीट्रेट कीटोग्लूट्रेट में टूटता है। ये नहीं पूछता आपको कुछ भी, ठीक है, यहां से ये कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वायवीय श्वसन को ही हम लोग सिट्रिक एसिड कहते हैं और वायवीय श्वसन को ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इस चक्र का जो प्रथम उत्पाद होता है वो क्या होता है, ये आपको पूछेगा। तो मतलब इस साइकिल में इस चक्र का जो प्रथम उत्पाद होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, ये आपको पूछ लेगा। तो इस चक्र का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जो सबसे पहले यहाँ पर बन रहा है, वो क्या बनता है? यहाँ पर सीट्रेट बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि सीट्रेट इस साइकिल का प्रथम उत्पाद होता है, ठीक है। तो सीट्रेट क्या होगा बेटा? प्रथम उत्पाद। सीट्रेट प्रथम उत्पाद होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सैलोसीट्रेट होता है। तो ये नहीं पूछता, ये आपको नहीं पूछता। आपको दूसरा पॉइंट ये पूछ लेगा, मैं लिख देती हूँ फिर भी। अंतिम उत्पाद, जब हम प्रथम उत्पाद की बात करते हैं, इस साइकिल का अंतिम उत्पाद क्या होगा? इस चक्र का लास्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? तो लास्ट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, इस साइकिल के अंदर जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलोसीट्रेट बनता है, ऑक्सैलोसीट्रेट। इसीलिए इसमें सीट्रेट के अणु बनते हैं, इसीलिए इस चक्र को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सैलोसीट्रेट, ऑक्सैलोसीट्रेट बनता है। अंतिम जो इसके अंदर क्या बनता है प्रोडक्ट? ऑक्सैलोसीट्रेट, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और एक पॉइंट यहां से ये आ सकता है, एक पॉइंट ये आ सकता है बेटा, कुछ भी नहीं दिख रहा, देखने की जरूरत भी नहीं है। जो मैं लिख रही हूँ वो तो दिख रहा है ना, जो मैं लिख रही हूँ वो दिखाई दे रहा है कि भाई वायवीय श्वसन को हम लोग सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, टीसीए भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई इसमें ये जो सिट्रिक एसिड है इसका प्रथम उत्पाद क्या होता है? सिट्रेट होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सैलोसिट्रेट होता है। ये साइकिल कितने चरणों में पूर्ण होती है, ये पूछ ले। ये साइकिल कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो आप लोग बताओगे कि ये साइकिल 8 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 8 चरणों में पूर्ण होती है। क्लियर? तो ये भी एक पॉइंट है कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, या ये जो आप लोगों का क्रैब साइकिल है, ये कितने चरणों में पूर्ण होती है? तो ये कंप्लीट होती है 8 स्टेप में। ये आपको याद रखना है, कंप्लीट इन 8 स्टेप। क्लियर? तो ये 8 स्टेप में साइकिल कंप्लीट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो
8 चरणों में ये चक्र पूरा होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको क्रैब साइकिल से पूछे जा सकते हैं कि क्रैब साइकिल के अंदर प्रथम उत्पाद क्या बनता है, सीट्रेट, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ऑक्सैलोसिट्रेट, और ये साइकिल कितने चरणों में पूर्ण होती है, आपने कहा 8 चरणों में पूर्ण होती है। अब कोई दिक्कत, पेपर में आएगा कि क्रैब साइकिल का प्रथम उत्पाद क्या होता है। जब क्रैब साइकिल बनती है यानी वायवीय श्वसन जब होता है, जब क्रैब चक्र बनता है तो क्रैब चक्र में सबसे पहला उत्पाद कौन सा है, कहाँ से ये साइकिल शुरू होती है, तो ये साइकिल सिट्रेट के साथ शुरू होती है। इस साइकिल का प्रथम उत्पाद होता है सिट्रेट, और मैम अंतिम उत्पाद क्या होगा, ऑक्सैलोसिट्रेट। ठीक है, ये साइकिल कोशिका के किस भाग में चलती है बताना जरा। इस साइकिल में टोटल कितने स्टेप होते हैं, 8 चरणों में पूर्ण होती है ये पूरी साइकिल। ठीक है, और ये साइकिल कहाँ चलती है, ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। क्यों चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, कल की क्लास में बताया था। कोशिका श्वसन, वायवीय श्वसन जो होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा, ठीक है ना मैम, इसको लिखे कैसे, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो लिखते चलो। सबसे पहले वायवीय श्वसन डालो, के नीचे सिट्रिक एसिड डालो, आप जानते हो वायवीय श्वसन को सिट्रिक एसिड कहते हैं। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये लिख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये आप लोगों को लिखना है, मैंने आपको ये पहले लिखवा दिया है कि वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये भी तो वायवीय श्वसन ही है, तो ये कहाँ होगा, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा, ठीक है, कि कौन सा चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, विच साइकिल कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, तो आप बताओगे यही क्रैब चक्र। तो क्रैब चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यही वायवीय श्वसन है, यही सिट्रिक एसिड साइकिल है। इसका प्रथम उत्पाद सिट्रेट है, अंतिम उत्पाद ऑक्सैलोसिट्रेट है। ये कितने चरणों में होता है, 8 चरणों में कंप्लीट होता है। मैंने कई बार अब आपको रिवाइज करा दिया, इसका मतलब है कि आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले चरण की तरफ। अब है अवायवीय श्वसन की बारी। अब है दोस्तों अवायवीय श्वसन की बारी। अब बात करेंगे किसकी, अवायवीय श्वसन की। अब हम लोग बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अच्छा इसमें कौन सी साइकिल चलती है जल्दी से बताओ, है ना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है ईएमपी पाथवे। क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं इसको। आपने पढ़ा था ना कि भाई ये अवायवीय श्वसन, इसको हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं, और इसी श्वसन को आप लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल भी कह देते हो, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। वैसे तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल दोनों प्रकार के श्वसन में मिलेगा, बट जितनी भी बार पेपर में क्वेश्चन बना है कि ग्लाइकोलाइसिस किसका अपवाद है, ग्लाइकोलाइसिस किस चक्र को कहते हैं, तो अवायवीय श्वसन का ही पार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। आपको पूछ सकता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो होता है, ये किस प्रकार के श्वसन का भाग है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती है, इसको जितनी भी बार पेपर में क्वेश्चन आया है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट माना गया है। ठीक है, समझ में आ गई। या ईएमपी पाथवे को ही हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के नाम से जानते हैं। अब मैम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कैसी होती है, तो भाई थोड़ा सा पहले मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा पहले मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताऊंगी। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ, सभी बच्चे देख पा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ, ये रहा। मैम ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। ये ग्लाइकोलाइसिस 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है भाई, 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। ठीक है, इसको सिर्फ समझना, ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है बेटा। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस शब्द है ये किससे बना है, ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। और ये ग्रीक भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, ग्लाइकोज है पहला शब्द, तो ग्लाइकोज। मैम ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है, समझना बस, इसको लिखना मत। पहला शब्द है ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, शुगर यानी कि चीनी, यानी कि शर्करा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शुगर यानी कि शर्करा, आप जानते हो। ठीक है, और दूसरा शब्द है भाई लाइसिस, दूसरा शब्द कौन सा है, लाइसिस।
तो दूसरा शब्द हो जाता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी कि ब्रेक डाउन होना। तो जब शुगर टूटती है उसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोज जिसका मतलब होता है शुगर, और लाइसिस मतलब टूटना, तो मतलब शुगर का टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र में जो ग्लूकोज होता है ना वो टूटता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस पाथवे वाज elucidated in 1940. Glycolysis pathway also called as EMP, ठीक है, EMP पाथवे इसको हम लोग कहते हैं, या EMP, EM पाथवे या EMP पाथवे जो मैंने अभी बताया था आपको, है ना, अबेंडन मेयरहोफ पाथवे या अबेंडन मेयरहोफ पार्नास पाथवे इसको हम लोग कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट। अब आ जाओ मैं आपको समझाती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सभी बच्चे समझेंगे। अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, बेटा ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस ये दो शब्दों से बना है, ठीक है, दो शब्दों से बना है। किस किस से, कौन कौन से शब्दों से, एक शब्द है ग्लाइकोज, ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है मैडम, एक शब्द है ग्लाइकोज, मैम ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर यानी कि चीनी, ठीक है, शुगर यानी कि चीनी। अब शुगर का मतलब है ग्लूकोज, C6H12O6। आप जानते हो ना जब श्वसन की क्रिया होती है तो कोशिकाओं में ग्लूकोज का विघटन होता है। और दूसरा यहाँ पर लाइसिस, दूसरा वर्ड होता है लाइसिस। मैम लाइसिस का मतलब क्या है, तो ये जो लाइसिस शब्द है इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी कि टूटना, ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी कि टूटना। समझ में आ गई बात। तो जब ग्लूकोज टूटती है प्यारे दोस्त उसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज टूटती है तो उसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा मैम इसमें ग्लूकोज किस में टूटती है, तो प्यारे दोस्तों जो ग्लूकोज होती है ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है बेटा। अब ये ग्लूकोज किस में टूट जाएगी, तो ग्लूकोज टूटती है पायरुवेट के दो अणुओं में। ग्लूकोज किस में टूटेगी बेटा, तो ग्लूकोज टूटती है पायरुवेट के दो अणुओं में। ग्लूकोज किस में टूट जाती है, टू पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट के अंदर। तो ग्लूकोज टूट जाती है टू पायरुवेट मॉलिक्यूल, ठीक है, पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूट जाती है। दो पायरुवेट अणु में टूटता है ग्लूकोज। तो बस यही होता है प्यारे दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का टूटना। ये लिख लो जो मैंने यहाँ लिखा है, ये लिख लो जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस दो ग्रीक शब्दों से बना है, आपको समझ में आया, ग्लाइकोज और लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब चीनी होता है, शुगर यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज चीनी तो है ना, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन यानी टूटना। तो जब ग्लूकोज टूट जाती है उसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मैम ग्लूकोज किस में टूटती है, तो ग्लूकोज टूटती है दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, दो पायरुवेट अणुओं में ग्लूकोज टूट जाती है, इसी घटना को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आ गई बात, ठीक है, आपको समझ में आ गई भाई बात। चलो अब हम लोग जब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस से भी आपको एक दो पॉइंट हैं जो बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है, ठीक, ग्लाइकोलाइसिस से भी आपको यहां पर एक दो पॉइंट मैं बताऊंगी जो याद करने हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। अभी मैंने कहा ना कि ग्लूकोज किस में टूट जाती है, पायरुवेट में, ठीक है। अब देखो इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ पायरुवेट। ये पॉइंट आपको पेपर में पूछा गया है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का जो एक अणु है ना, एक अणु, जो ग्लूकोज होती है इसका जो एक अणु है, ठीक है, वो कितने अणुओं में टूटता है, तो बताते हो दो पायरुवेट के अणुओं में टूटता है, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट।
2 पायरुवेट में टूट जाता है बेटा, है ना, 2 पायरुवेट में टूट जाता है। तो बस इतना याद रखना है, वही मैंने बताया। अब ये कहाँ होता है, ये कोशिका के साइटोल में होता है। पायरुवेट कहाँ होता है, ये कहाँ टूटेगा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है बेटा, जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे दोस्त, एक बात बताओ, ये जो अवायवीय श्वसन है, ये जो अवायवीय श्वसन है बेटा, ये कोशिका के किस भाग में होता है, ये बताओ। वायवीय श्वसन तो आपने पढ़ लिया, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सूत्री कणिका में आपने पढ़ लिया, ये तो सूत्री कणिका के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है ना। मैम ये कहाँ होता है, तो मैंने बताया था कि ये कोशिका के कोशिका द्रव में होता है ना, कल की क्लास में बताया था आपको, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। तो कभी भी आपको पूछे कि जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ये कोशिका के किस भाग में चलती है, आप बताओगे कोशिका द्रव में। अभी आप पढ़ चुके हो ना ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज का एक अणु पायरुवेट के 2 अणु में टूट जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। बस वही चीज वहां लिखी हुई है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। तो बस इतनी सी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी। अब बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी भी प्यारे दोस्त को कोई समस्या अभी तक जो आपने पढ़ा है वायव्य और अवायव्य के बारे में, है ना। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि वायव्य और अवायव्य श्वसन किस में होता है। अब लास्ट में पढ़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, वायव्य श्वसन किसके अंदर होता है। अब पढ़ेंगे कि वायव्य श्वसन किस में होगा भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है। अब इसकी बात करते हैं। तो जो वायवीय श्वसन होता है ये कोशिका के किस भाग में होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो या इसके ये किस किस के अंदर होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो वायवीय श्वसन होगा ना, ये होता है, आप बताते हो जैसे अमीबा में। कभी भी पूछे कि अमीबा किस प्रकार का श्वसन करता है, आप बताओगे कि अमीबा के अंदर होता है वायवीय श्वसन, ठीक है। अमीबा में वायवीय श्वसन होता है। कुछ पुरानी बुक जब आप पढ़ते हो या पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आता था, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और वहां पर लिखा होता था कि एक कोशिकीय जीवों में अवायवीय श्वसन होगा, तो आप पहली पुरानी बुकों को जब पढ़ते हो तो उनमें अमीबा अवायवीय के दौरान ही आपको दिया हुआ होता था। लेकिन अब अपडेटेड के अकॉर्डिंगली चलेंगे, नई एनसीईआरटी जो आई है उनमें लिखा हुआ है कि अमीबा बेशक एक कोशिकीय है, बट इसमें जब भी रेस्पिरेशन होगा तो ये वायवीय श्वसन करेगा, याद रखना, ठीक है, ये वायवीय श्वसन करेगा। क्लियर, चलो अमीबा में वायवीय श्वसन होता है। आपसे कभी भी पूछे कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये कैसे श्वसन करते हैं, तो वायवीय श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे प्लांट, ठीक है, प्लांट्स में। आपसे पूछे कभी भी जंतु कैसा श्वसन करते हैं, हम लोग भी जो हैं जंतु एनिमल, तो आप बताओगे हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं। तो अमीबा, पेड़ पौधे, जंतु, ठीक है, शैवाल, ये सब कैसा वो करते हैं श्वसन, तो एल्गी वगैरह ये सब करते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। कवक आपको पूछ ले कभी भी, कवक, तो कवक भी कैसा करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं। फंगस भी, जैसे कल मैंने मशरूम के ईस्ट के बारे में बताया भी, ईस्ट में दोनों प्रकार का श्वसन होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि मैम अवायवीय श्वसन किस किस में होता है। अवायवीय श्वसन किस किस में होगा भाई, अवायवीय श्वसन किस में होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, आप बताते हो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, तो यहाँ पे अमीबा भी था, तो सूक्ष्म जीव जैसे आपने कहा जीवाणु, जैसे जीवाणु, तो जीवाणु में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो आप बताओगे बैक्टीरिया में होता है अवायवीय श्वसन, जीवाणु में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और मैम दूसरा आप बताते हो नीली हरी शैवाल, ठीक है, नीली हरी शैवाल, तो जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं, नीली हरी शैवाल, ये भी क्या कर सकती हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कर सकते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, अवायवीय श्वसन, ठीक है।
क्लियर हो गई बात आपको? आ गई बातें समझ में? तो इस तरीके से वायवीय और अवायवीय श्वसन किस में होता है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ और अब हम लोग बात करेंगे कि आपको आपके फेफड़ों से संबंधित बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में आते हैं, जिनको अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके फेफड़ों से संबंधित प्यारे दोस्त, ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आपके फेफड़ों से संबंधित कुछ ऐसी टर्म की तरफ जो आपको पेपर में आ सकती हैं। जैसे पहले नंबर पर हेडिंग डालोगे अवशेषी आयतन, पहले नंबर पर हेडिंग डालोगे, एक हेडिंग डाल लीजिएगा मुख्य बिंदु, एक हेडिंग डालिएगा मुख्य बिंदु, ठीक है, मेन पॉइंट। अब आप हेडिंग डालेंगे मेन पॉइंट्स, हेडिंग डालेंगे मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु। तो भाई अब आपको यहाँ से पढ़ना है कि फेफड़ों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। बेटा देखो, वर्कशीट के अंदर अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन गलत लगता है ना, उसे मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करो, मैं उसको चेक करके, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है फिर उसके लिए, तो उसको चेक करके मैं उसको अपडेट करा दूंगी बेटा। ठीक है, चलो इस तरीके से आ जाओ, आगे बात करते हो। 2 वर्कशीट डल रही है, कौन सी में आपको दिक्कत लग रही है वो बताओ। अब देखो सबसे पहले है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आरवी कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी अवशेषी आयतन। अच्छा, अवशेषी शब्द तो तुमने सुना होगा, अवशेष पृथ्वी के नीचे लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो मिट्टी, घास फूस, लकड़ी जब दब गई थी, उनसे अवशेष निकलते हैं। फिर अवशेष मतलब कुछ बचे कुचे अंग, उनको कहते हैं अवशेष। तो वैसे ही वह वायु की मात्रा जो पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची रहती है, ठीक है, बची रह जाती है, उसको कहते हैं फेफड़ों की अवशेषी आयतन। बेटा अब देखो कैसे, पूरी जोर के साथ सांस बाहर छोड़ो, तो आपको लगता है कि आपने पूरी जोर के साथ सांस बाहर छोड़ दी ऐसे करके, तो आपके फेफड़े खाली हो गए? तो हम कहेंगे नहीं, अभी भी हमारे फेफड़ों में लगभग थोड़ी हवा बची हुई है। तो उस बची हुई हवा को ही कहते हैं हम लोग फेफड़ों की अवशेषी, प्यारे दोस्तों, अवशेषी आयतन। उसी को कहते हो फेफड़ों का रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बहुत पूरे जोर मतलब पूरी ताकत के साथ सांस बाहर छोड़ने पर भी जो हवा हमारे फेफड़ों में बच जाती है, उसको क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताओगे रेसिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। जब हम पूरे फोर्स के साथ हवा को बाहर छोड़ दे ऐसे करके, फिर भी हमारे फेफड़ों में कुछ हवा बची रह जाए, वही होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है, एनटीपीसी में आती है बेटा बायोलॉजी, वही होता है फेफड़ों का रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बस यही आपको पूछेगा पेपर में कि जोरदार सांस को बाहर छोड़ने पर भी फेफड़ों में जो हवा बच जाती है उसको क्या कहते हैं? आंसर लगा के आ जाना, अवशेषी आयतन, या फेफड़ों का अवशेषी आयतन क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट लिख कर दे देगा, उसी पर टिक लगा कर आ जाना। किधर को भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यह आयतन क्यों होता है? तो यह आयतन यह सुनिश्चित करता है कि सांस छोड़ने के बाद फेफड़े पूरी तरीके से खाली होकर आपस में चिपक ना जाएं। अगर तुम्हारे फेफड़ों से, भाई तुम्हारे फेफड़े गुब्बारे के समान है, गुब्बारे से हवा निकाल दोगे तो गुब्बारा एकदम ऐसे चिपक जाएगा, वैसे ही तुम्हारे फेफड़ों से पूरी हवा अगर बाहर निकल गई तो तुम्हारे फेफड़े आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फेफड़े आपस में चिपके ना, कुछ हवा आपके फेफड़ों में बची हुई रहती है हमेशा, उसी को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि फेफड़ों के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा आयतन है जो यह सुनिश्चित करता है कि सांस छोड़ने के बाद फेफड़े पूरी तरीके से खाली होकर चिपक ना जाए। तो ऐसा किस आयतन को, ऐसा हमारे फेफड़ों का कौन सा आयतन है? अवशेषी आयतन है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि फेफड़े पूरी तरीके से खाली होकर चिपक ना जाए। ऐसे ऐसी टर्म है, तो ऐसी ऐसी टर्मों को आपको याद रखना है। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब ये जो आप लोगों का अवशेषी आयतन है, अवशेषी आयतन जो होता है इसका सूत्र भी कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो फेफड़ों की क्षमताओं के आधार पर इसे 2 मुख्य तरीकों से निकाला जा सकता है। इसका पहला सूत्र क्या हो जाता है? आरवी यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी, या फिर आप लोग बता के चल सकते हो
कि यहाँ पर विटल कैपेसिटी। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी दे सकता है पेपर के अंदर, ऐसे फॉर्मूला भी दे सकता है कि ये फॉर्मूला फेफड़ों के किस आयतन को सुनिश्चित करने के लिए है, या फेफड़ों का अवशेषी आयतन निकालने के लिए कौन सा अणुसूत्र सही होता है। तो दो अणुसूत्र याद रखने हैं। पहला तो होता है आरवी यानी रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। यहाँ पर TLC का मतलब है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर बताओगे फेफड़ों की कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता माइनस, माइनस दिया हुआ है VC यानी विटल, माइनस में क्या हो जाएगा, VC की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल या विटल क्षमता, ये दे देगा पेपर। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन या इस तरीके से फॉर्मूला भी पूछ सकता है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेकंड फॉर्मूला है आरवी यानी रेसिडुअल वॉल्यूम यानी अवशेषी आयतन इज इक्वल्स टू FRC माइनस ERV। मैम यहाँ FRC का मतलब क्या है, ERV का फुल फॉर्म क्या है, चलो मैं बताती हूँ। FRC यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, FRC, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, आरवी इज इक्वल टू FRC। ठीक है, माइनस ERC। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ERV। ठीक है, आप देख पा रहे हो ERV दिया हुआ है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे आप लोग फेफड़ों का अवशेषी आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, अवशेषी आयतन, अवशेषी आयतन बराबर FRC मतलब क्रियात्मक, क्रियात्मक रेसिडुअल, रेसिडुअल आयतन कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पर, फंक्शनल, इसकी फुल फॉर्म होगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला। मैम ERV का मतलब क्या हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस ERV का मतलब क्या हो जाता है, तो ERV जो है एक्सपीरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। ठीक है, या वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एक्सपीरेटरी बाहर, बाह्य रिजर्व आयतन। ठीक है, बाह्य रिजर्व आयतन यानी ERV की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो ये तो FRC की फुल फॉर्म हो गई आप लोगों की। ERV की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एक्सपीरेटरी, 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 इनकी फुल फॉर्म आ सकती है सर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में इनकी फुल फॉर्म भी दे सकता है पेपर में कि भाई फेफड़ों का रेसिडुअल वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला FRC माइनस ERV। मतलब FRC का मतलब क्या है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और ERV का मतलब क्या है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बाह्य रिजर्व आयतन या क्रियात्मक रेसिडुअल क्षमता। ये आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि फेफड़ों में FRC का मतलब क्या होता है, फेफड़ों से संबंधित FRC का मतलब फुल फॉर्म, तो बताओगे फंक्शनल, मैंने लिख रखी है ऊपर, क्या हो जाती है भाई, आप बताकर चलते हो फंक्शनल रिजर्व, फंक्शनल रेसिडुअल, रेसिडुअल कैपेसिटी, ये हो जाती है भाई इसकी फुल फॉर्म, हिंदी में लिख रखी है, ये रखी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फेफड़ों से संबंधित ERV का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे एक्सपीरेटरी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, हिंदी में लिख रखी है, ये रही। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे टर्म पूछ सकता है आपके पेपर के अंदर। ठीक है, टर्म पूछ लेता है बेटा, तो ये आपको याद रखनी है। तो पहली टर्म हो गई ये। अब आ जाओ दूसरी टर्म की तरफ बात करते हैं, या पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे फेफड़ों के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो अवशेषी आयतन है, ये सामान्य मान इसका कितना होना चाहिए, तो आप लोग बताओगे 1100 ml से 1200 ml होना चाहिए।
ठीक है, 1100 ml से 1200 ml। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो फेफड़ों का अवशेषी आयतन है वो कितना होना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति के लिए फेफड़ों का जो अवशेषी आयतन है, यानी कि आप बताते हो रेसिडुअल रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए, आप बताओगे ये इतना होना चाहिए 1100 ml से 1200 ml। आपके फेफड़े कितनी हवा अंदर ले जा सकते हैं, 6 लीटर हवा अंदर लेकर जा सकते हैं, 6 से 7 लीटर, जिसमें से कुछ हवा जब तुम जोरदार तरीके से सांस बाहर छोड़ोगे तब भी आपके फेफड़ों में बचेगी। तो वो कितनी हवा होती है, वो होती है 1100 ml से 1200 ml। ठीक है, समझ में आई बात। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, ये पीडीएफ से पढ़ाई जाएंगी, ये चीज़ें पीडीएफ से ही पढ़ाई जाएंगी। अगर पीडीएफ से पढ़ा दो तो मैडम पीडीएफ से मत पढ़ाओ, पीडीएफ से ना पढ़ाओ तो मैडम पीडीएफ से पढ़ाओ। भैया ये चीज़ें तो ये बताओ मैं कहाँ तक लिखूंगी, ऐसे ऐसे पॉइंट में कहाँ तक लिखूंगी। ये तो आपको सीधी सीधी चीज़ें हैं जो समझने की हैं, इनको तो आप समझ सकते हो बेटा। ये फॉर्मूलाज तो आप लोगों को पीडीएफ से ही करने होते हैं। ठीक है, तो अवशेषी आयतन क्या है फेफड़ों का, ये बताना जल्दी से। अवशेषी आयतन, अवशेषी मतलब बचा हुआ, आयतन मतलब आपके फेफड़ों के अंदर जो बची हुई हवा है वही अवशेषी आयतन। इसमें क्या रटना है, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। हमारे फेफड़ों का अवशेषी आयतन, फेफड़ों में जोरदार सांस जब आप बाहर छोड़ते हो उसके बाद भी जो हवा बच जाती है वही होता है अवशेषी आयतन। मैम ये क्यों होता है, क्योंकि जिससे आपके फेफड़े चिपक ना जाएं। मैम ये अनुपात कितना होता है, तो आप बताते हो ये वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है भैया। ठीक है, आ जाओ दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। फुल फॉर्म पूछी जाएंगी तो फुल फॉर्म मैंने लिख दी है बेटा। या आपको पॉइंट्स पूछे जाएंगे कि फेफड़ों में एफआरसी का मतलब क्या होता है, फेफड़ों से संबंधित ईआरवी क्या होती है, ये सारी पॉइंट मैं लिखवाई दी आप लोगों को, फुल फॉर्म इनकी आएगी तो बताओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो आपके फेफड़े होते हैं इनकी जो स्पायरोमीटर द्वारा अवशेषी आयतन को सीधे नहीं नापा जा सकता, याद रखना। इसे मापने के लिए हीलियम डाइल्यूशन जैसी विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि जब हम फेफड़ों का आयतन नापते हैं तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, हीलियम डाइल्यूशन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा बिंदु हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, आप नोट करके लिखेंगे, आपको नोट में मिलेंगी ये सारी चीजें, तो आप अच्छे से इनके आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं आपके फेफड़ों का, इसका महत्व क्या होता है भाई। जो आपका फेफड़ों के अंदर तो गैसों के निरंतर आदान प्रदान के लिए जरूरी है ताकि सांस छोड़ते समय भी खून को ऑक्सीजन मिलती रहे। भाई दो काम हो गए आपके अवशेषी आयतन के, क्या, एक तो फेफड़ों को चिपकने से बचा रहा है, दूसरा आपके फेफड़ों में थोड़ी बहुत वायु अगर बची हुई है तो उससे आपके ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकती है। ठीक है, अब देखो अगला है दूसरे नंबर पर आपके फेफड़ों का ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। ये भी बहुत आता है, बहुत इजी है। जब आप सामान्य रूप से बैठे हुए हैं और बिना किसी जोर के सांस लेते हैं और जितनी हवा आप एक बार में अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं उस हवा की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं, समझना। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ,
अब आ रही है बच्चों आवाज आप लोगों को? जल्दी बताओ। तो अब आओ, देखो इसको समझो। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, सांस आराम से सांस छोड़ रही हूँ और अंदर ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप सामान्य रूप से बैठे हो, है ना, और बिना किसी जोर के सांस छोड़ रहे हो, मतलब जोर नहीं लगाना सांस छोड़ने में, आराम से जस्ट चिल सांस लो। तो मतलब जब हम जर्नली सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वही होता है हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप सामान्य रूप से बैठे होते हैं और बिना किसी जोर के सांस लेते हैं, और जितनी हवा आप एक बार में अंदर लेते हैं या जितनी हवा आप बाहर छोड़ते हो, जैसे अभी देखो मैंने सांस अंदर लिया और बाहर छोड़ा। करो, अभी आप लोग बैठे हो, क्लास ले रहे हो, क्लास ले रहे हो तो आप सांस अंदर भी ले रहे हो, सांस बाहर भी छोड़ रहे हो, बिना किसी जोर के। ऐसे थोड़ी कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हो, आप नॉर्मली सांस ले रहे हो मेरी तरह। तो भाई सांस जब हम लोग ले रहे हैं और उस उतनी हवा को हम बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो होगा आपके फेफड़ों का ज्वारीय आयतन। ठीक है, तो उसी हवा की मात्रा को कहते हैं ज्वारीय आयतन। यानी सामान्य श्वसन के दौरान अंदर ली गई हवा और बाहर छोड़ी गई हवा। जब हम सामान्य श्वसन करते हैं, अंदर जो हवा लेकर जाते हैं और बाहर जो हवा छोड़ते हैं, वही होता है हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब जो हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम होता है ना, तो इसके बारे में भी आपको पूछ लेता है कि ये कितना होता है। ठीक है, तो एक सामान्य श्वसन चक्र के दौरान फेफड़ों में ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन ही क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। तो मैंने अभी बताया सामान्य श्वसन के दौरान हवा अंदर लो, हवा बाहर छोड़ो, तो यही होता है प्यारे बच्चा आप लोगों का टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब एक सामान्य वयस्क में यह लगभग कितना होता है, इसकी भी वैल्यू पूछी जाती है। अच्छा, मैंने अभी कहा कि आपके फेफड़ों का जो अवशेषी आयतन होता है वो कितना होता है, आपके फेफड़ों का अवशेषी आयतन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था आपके फेफड़ों का? ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम आपने कहा था कि मैम 1100 से 1100 ml से 1200 ml था, है ना, इतना ही था। क्लियर। अब आपको पूछ रहा है कि हमारे फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होगा, हमारे फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होगा। तो भाई ज्वारीय आयतन की भी वैल्यू आपको पूछी जाएगी कि हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। आप बताते हो ये होता है 500 ml, ये होता है 500 ml। तो हमारे फेफड़ों का जो ज्वारीय आयतन है वो 500 ml होता है। हमारे फेफड़ों का अवशेषी आयतन कितना होता है, 1100 ml से 1200 ml होता है। तो यही यही आपको पॉइंट आएंगे पेपर में कि फेफड़ों का अवशेषी आयतन कितना होता है। आप आंसर लगा के आओगे 1100 से 1200 ml। फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, फेफड़ों का टाइडल आयतन ज्वारीय आयतन कितना होता है, आप आंसर लगा के आओगे 500 ml होता है। अवशेषी आयतन क्या होता है, जोरदार सांस बाहर छोड़ने पर, इसमें सांस अंदर नहीं ले रहे, इसमें सांस अंदर नहीं जा रही, जोरदार तरीके से सांस बाहर छोड़ने पर भी फेफड़ों में जो हवा बच जाती है वही आपका अवशेषी आयतन। और मैम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आराम से जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, यानी अंदर ली गई हवा और बाहर छोड़ी गई हवा का आयतन, ऐसे जब करते हैं तो वही होता है ज्वारीय आयतन। तो ये होता है 500 ml। समझ में आ गई बात? क्लियर। ये आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो ये चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं। अब अगली टर्म क्या है प्यारे दोस्त, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम एक बार में 12 से 16 बार प्रति मिनट हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते। ठीक है, तो 12 से 16 बार प्रति मिनट हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते। ये आपको मैं पॉइंट पहले बता चुकी हूँ। अब तीसरे नंबर पर आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है भाई, सामान्य सांस लेने के बाद अगर आप जोर लगाकर और हवा, देखो समझना एक बात, इंस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट मैंने आपको समझाए थे। एक तो होता है इंस्पायरेशन, मैंने बताया था इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन बताया था ना, अंतः श्वसन मतलब सांस अंदर लेना। और एक होता है एक्सपायरेशन, मैंने आपको बताया था, एक होता है एक्सपायरेशन यानी बाह्य श्वसन,
यानी दोस्तों बाह्य श्वसन, ठीक है, यानी कि सांस बाहर छोड़ना। तो इसका नाम क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन कर रहे हो इसमें तुम, मतलब अंदर लोगे हवा, बाहर नहीं छोड़नी, अंदर लेनी है बस। तो यहाँ पे क्या है कि सामान्य सांस लेने के बाद अगर आप जोर लगाकर और अंदर हवा खींचते हो, जैसे मैं अंदर ले गई हूं मैं जोर लगाकर हवा को, ठीक है, तो वही है आपके फेफड़ों का क्या? IRV, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है आपके फेफड़ों का इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जब नाम से पता चल रहा है इंस्पिरेशन कर रहे हो, जोर लगाकर अंदर ले जा रहे हो हवा को, तो वो हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि जोरदार तरीके से सांस लेने पर जब हवा अंदर खींचते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्लियर? तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है उसी की तरीके से एक एक्सपिरेटरी, देखो जो मैं अभी वर्ड यहाँ समझा चुकी हूँ। एक्सपिरेटरी ये रहा, एक्सपिरेशन का मतलब जोरदार तरीके से सांस बाहर छोड़ दो भैया, वो हो जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य सांस छोड़ने के बाद अगर आप जोर लगाकर और हवा बाहर निकालते हो तो वह सामान्य सांस छोड़ रही हूँ, मैंने सामान्य सांस लिया और उसके बाद और जोर लगाकर हवा बाहर निकाल दी, तो भाई वो क्या हो गया? एक्सपिरेटरी रिजर्व, ठीक है। लेकिन सामान्य सांस जोर लगाकर छोड़ने के बाद जो हवा मेरे फेफड़ों में बची उसको कह दोगे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो सांस छोड़ने के बाद जो हवा अंदर बची है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, लेकिन जब जोर लगाकर सांस बाहर छोड़ रहे हो तो उसको कहोगे आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व। तो ये चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर से पढ़नी, इतनी चीजें हैं जो आपको पेपर में पढ़नी है और आपको पूछ जाती हैं। अब मेरे ख्याल से यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई। मैं एक बार लास्ट पेज पर ये सारे पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा था? अवशेषी आयतन पढ़ा था, फेफड़ों का अवशेषी आयतन, ठीक है। आपको मैंने बताया फेफड़ों का अवशेषी आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको कहते हो। क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम? भाई जोरदार सांस छोड़ने पर, जोर लगाकर सांस बाहर छोड़ने पर भी जो फेफड़ों में बची हुई हवा है उसको कहते हैं अवशेषी आयतन, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था? 1100 ml से 1200 ml होता है, बताया था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ज्वारीय आयतन, आपके फेफड़ों का ज्वारीय आयतन बताया भी अभी। ज्वारीय आयतन जो था, मैम ज्वारीय आयतन क्या होता है? हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो जो टाइडल वॉल्यूम होता है हमारे फेफड़ों का, ये था कि सामान्य सामान्य तरीके से सांस जब हम लेते हैं तो हवा अंदर और बाहर लेना, तो जितनी हवा अंदर ले गई उतनी हवा बाहर। तो सामान्य अवस्था में जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ली गई हवा और बाहर छोड़ी गई हवा का अनुपात वही होता है आप लोगों का टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है? 500 ml होता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी मतलब जोरदार तरीके से अंदर ली गई हवा, है ना। और इसके बाद हमने बात करी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जोर लगाकर बाहर छोड़ी गई हवा, ठीक है। ये तीन चीजें, ये चार चीजें मैंने आपको बताई, इनसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। समझ में आ गई? स्वस्थ फेफड़ों के लक्षण क्या है? आप अच्छी मात्रा में अंदर हवा ले रहे हो, अंदर ये आपके फेफड़े इतना काम कर रहे हैं तो ये आपके स्वस्थ फेफड़े हैं, ठीक है। इतना अमाउंट आपके फेफड़ों में जा रहा है तो स्वस्थ है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये चीजें थी, इतनी सी चीजें थी जिनको आप घबरा रहे थे कि मैडम PDF से मत पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ, वो मत पढ़ाओ। लो, ये इतने से पॉइंट थे जो आपको समझने थे और ये पेपर में आ जाते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन जाते, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म, अब मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर की तरफ नई कहानी के साथ। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।